गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री। हिस्ट्री में चैप्टर नंबर फर्स्ट, हाउ, व्हेन एंड वेयर। फर्स्ट टॉपिक हमने फर्स्ट हेडिंग हमने कवर किया था, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। सेकेंड हेडिंग भी हमने पढ़ लिया था, विच डेट्स। एंड थर्ड हेडिंग हमें पढ़ना, हाउ डू वी पेरोडाइज। ओके, स्टार्ट करते हैं। In 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. In this, he divided Indian history into 3 periods: Hindu, Muslim, and British. The periodization came to be widely accepted. Can you think of any problem with this way of looking at Indian history? 1817 में जेम्स मिल नाम के एक फिलोसफर थे जो इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल, वो फिलोसफर कैसे थे, इकोनॉमिक्स के बारे में उन्हें काफ़ी अच्छी नॉलेज थी एंड पॉलिटिक्स के बारे में भी उन्हें अच्छी नॉलेज थी। उन्होंने हिस्ट्री को डिवाइड किया 3 पार्ट में, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। याद रखना किसने किया था? जेम्स मिल ने। कब किया था? 1817 में। तो जेम्स मिल का नाम आपको भूलना नहीं है, और डेट है, ईयर है 1817 में जेम्स मिल ने हिस्ट्री के 3 पार्ट किए। और किस तरह से उन्होंने डिवाइड किया? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ओके, तो आप क्या सोच सकते हो कि इसमें मतलब इस तरह डिवाइड किया गया है तो कोई इसमें प्रॉब्लम आई है? देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। Why do we try to divide history into different periods? We do so in an attempt to capture the characteristics of a time, its central feature, as they appear to us. Some terms through which we periodize, that is, democrat, the difference between periods become important. They reflect our ideas about the past. They show how we see the significance of changes from one period to next period. अब इसमें जो इस तरह से डिवाइड किया गया है हिस्ट्री में, तो उसे हिस्ट्री को अलग अलग पीरियड के हिसाब से डिवाइड करना था, जिसमें इसमें हमें उनके सेंट्रल फीचर्स नहीं पता चल पा रहे हैं, टाइम की महत्व नहीं पता चल पा रहे हैं। ओके, मिल थॉट दैट एशियन सोसाइटीज were at a lower level of civilization than Europe. मिल क्या सोचते थे? जेम्स मिल ये सोचते थे, तो जो एशियन सोसाइटी है, इट मीन्स जो एशिया कॉन्टिनेंट है, यहाँ के लोग यूरोप कॉन्टिनेंट से बहुत ही ज़्यादा लो लेवल के हैं। इट मीन्स वो अपने आप को हायर शो करते थे। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश केम इनटू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम despot ruled the country. Religious intolerance, caste taboos, and superstitious practices dominated social life. British rule, Mill felt, could civilize India. अब मिल कहते हैं, मिल का ये कहना है कि जब वो मतलब कि जब ब्रिटिशियंस नहीं आए थे इंडिया में, तो यहाँ के लोग जो थे धर्म के बारे में, मतलब कि धर्म और इनके जो कास्ट के बारे में ये लोग मतलब कि अकॉर्डिंग टू कास्ट पे ये डिपेंड रहते थे। धर्म के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते विचारते थे। और इनका मतलब कि ग्रोथ कब हुआ है? जब ब्रिटिश आए हैं। To do this necessary to introduce European manners, art, institutions and law in India. और उन्होंने कहा कि जो जेम्स मिल थे, उन्होंने कहा कि इंडिया में इस टाइम पे यूरोपियन मैनर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इनका मतलब कि लाइफस्टाइल थोड़ा सा मतलब कि लाइफस्टाइल ग्रोथ के लिए इनको यूरोपियन मैनर्स की बहुत ज़रूरत थी। आर्ट्स इंस्टीट्यूशंस मतलब ब्रिटिशर्स ने बनवाए एंड इंडिया में लॉ बनाया गया। Mill, in fact, suggested that the British should conquer all territories in India to ensure the alignment and happiness of the Indian people, for India was not capable of progress without British help. मिल का सोचना ये था, मिल ये महसूस करते थे कि ब्रिटिश अगर नहीं आते, मतलब ब्रिटिश इंडिया की हेल्प नहीं करते, तो वो इंडिया वाले कुछ भी ग्रोथ नहीं करने के लिए सक्षम थे। वो कैपेबल नहीं थे कि वो इंडिया को इतना प्रोग्रेस करते।
एंड ब्रिटिशर्स जो थे वो मतलब कि जो अपना काम कर रहे थे वो किसके लिए, इंडियन लोगों की खुशियों के लिए वो ये अपना मतलब कि रूल कर रहे थे कि जिससे इंडिया के लोग काफ़ी खुश रहें। बट ऐसा था नहीं, वो लोग इंडिया पे बहुत ही ज़्यादा क्या जुल्म करते थे। ठीक है। In this idea of history, British rule represent all the phases of progress and civilization. इस आइडिया में मतलब कि वो सोचते थे जो ब्रिटिश रूल आया इंडिया में, इसके कारण जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल was one of darkness. क्या सच द कंसेप्शन ऑफ बाई एक्सेप्टेड टुडे? क्या हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मतलब कि जब ब्रिटिश नहीं आए थे तो उसके पहले काफ़ी ज़्यादा हमारी इंडिया में इलिटरेसी थी एंड लोगों को नहीं पता था कि कैसे रहना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा अंधेरे में था। इट मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कुछ भी प्रोग्रेस नहीं था। क्या हम ये इमेजिन कर सकते हैं? नहीं, ये उनका सोचना गलत था। इन एनी केस कैन बी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम did not a variety of ways exist simultaneously in these periods. उस पीरियड में आज हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को लेके कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उस पीरियड में सब एक समान थे, एक बराबर थे और सब अच्छे से रहते थे। Why should be characterized an age only through the religion of the rulers of the time? To do so, this to suggest that the lives and practices of the others do not really matter. We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. अब यहाँ पर आए कि जो पीरियडाइजेशन किया गया हिस्ट्री की, तो उसे क्यों ना एज के टाइम्स के हिसाब से किया जाए, लेकिन वो भी सही नहीं था। एज के टाइम से भी करते तो भी मतलब कि हिस्ट्री इस तरह से डिवाइड नहीं हो सकती थी। मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इनटू इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न। अब उसके बाद जैसे और बाद में हिस्टोरियंस आए, उन्होंने ब्रिटिश क्लासिफिकेशन जो मतलब कि हिस्ट्री को पीरियडाइज्म, अभी तक हमें हिस्ट्री किस तरह से डिवाइड किया गया था, हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश में, लेकिन अब हिस्ट्री इन्होंने डिवाइड किया जो हिस्टोरियंस आए बाद में, उन्होंने एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न। जैसे एंशिएंट हम पढ़ चुके हैं क्लास 6 में और मेडिएवल हमने पढ़ा है क्लास 7th में और मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो इस तरह 3 पार्ट में हिस्ट्री को डिवाइड किया। दिस डिवीजन इज टू हैज इट्स प्रॉब्लम। इट इज अ पीरियडाइजेशन दैट वी बोरोड फ्रॉम द वेस्ट where the modern period was associated with the growth of all the phases of modernity, science, reason, democracy, liberty and equality. अब ये जो पीरियड मतलब कि इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थे, लेकिन ये जो पीरियड डिवाइड किया गया, मॉडर्न में क्या किया गया है, मॉडर्न में इंडिया की काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखाई गई है। किस तरह से साइंस में क्या ग्रोथ हुआ है, डेमोक्रेसी किस तरह है, लिबर्टी कैसी है एंड इक्वालिटी दिखाई गई है। एंड मेडिवल हिस्ट्री में उन्होंने दिखाया है डिस्क्राइब अ सोसाइटी ऑफ द अनक्रिटिकली एक्सेप्ट इज कैरेक्टराइजेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ आवर स्टडी। मेडिवल में उन्होंने इससे पहले दिखाया गया कि 1700 नियर अबाउट, उससे पहले किस तरह से मतलब कि लोकशाही होती थी, रूलर राज करते थे हमारे इंडिया पर। एंड एज यू विल सी इन दिस बुक, अंडर द ब्रिटिश रूल पीपल did not have equality, freedom or liberty, nor was the period one the economic growth and progress. Many historians therefore refer this period as a colonial. जो ब्रिटिश रूल आया था, ब्रिटिश रूल को हम मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं दिखा सकते, तो काफ़ी हिस्टोरियन ने उन्हें बोला कि ये जो पीरियड है उसको हम कॉलोनियल कह सकते हैं। कॉलोनियल क्या होता है ये अभी हम आगे उसमें पढ़ते हैं। व्हाट इज अ कॉलोनियल? In this book, you will read about the way the British came to conquer the country and establish their rule, subjugating local Nawabs and Rajas. You will how they established control over the economy and society, collected revenue to meet all their expenses, bought the goods they wanted to lower prices, produced crops they needed for export, and you will understand the changes that came about as a consequence.
You will also come to know about the changes British rule brought about the values and tastes, customs and practices. When the subjugation one country by another leads to these kind of political, economic, social and cultural changes, we refer the process as a colonization. colonial क्या होता है कि जब कोई मतलब कि फर्स्ट सेकेंड लाइन में आप देखो लिखा हुआ है establish their rule. British came to conquer the country and establish their rule, subjugating local nawabs and rajas. जब ब्रिटिश इंडिया आए तो उन्होंने अपना रूल यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया. सब्जुगेटिंग मतलब कब्जा करना. किस पर? लोकल जो यहाँ के नवाब थे और राजा थे उन पर कब्जा करते थे कि मतलब कि कब्जा किया कि किस तरह से वो अपना रूल बनाएंगे, यहाँ पे अपना रूल चलाएंगे. इसे बोलते हैं सब्जुगेट करना. तो जहाँ पे सब्जुगेटिंग होता है उसे बोलते हैं कॉलोनियल. इट मीन्स जिस तरह से हमारे इंडिया को ब्रिटिश मतलब कि हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश में बनाया गया था, तो ब्रिटिश ना करके मॉडर्न में किया गया है. मॉडर्न ना करके, ब्रिटिश ना करके, उसे हम क्या कहेंगे? कॉलोनियल पीरियड. मतलब कि ब्रिटिशर्स कहाँ राज करते थे? इंडिया पर. सब्जुगेट किया था. कहाँ किया था? इंडिया पर सब्जुगेट किया था. इन्होंने इंडिया पर कब्जा किया था. तो वो उस वाले मतलब कि जितने टाइम पर हमारे यहाँ ये ब्रिटिशर्स रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉलोनियल पीरियड. ओके. क्या करते थे ये ब्रिटिश के? यू विल सी दैट दे एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द. यहाँ जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इकोनॉमी, सोसाइटी एंड जो रेवेन्यू आते थे उन पर सब कुछ मतलब कि वो अपना सब कुछ वो करते थे. सस्ते दामों में खरीदते थे और महंगे दामों में बेचते थे, जिसके कारण यहाँ के जो काफ़ी लोग थे, व्यापारी थे, जो सब लोग थे, वो धीमे धीमे काफ़ी ज़्यादा गरीब हो गए. और गरीब हो गए मतलब ख़त्म हो गए. यहाँ के जो लोकल व्यापारी थे उनका पूरा काम धाम बंद हो गया. तो अब जिसके पास उस टाइम पे मतलब कि यहाँ के तो लोकल ख़त्म हो गए, तो बाकी सब कुछ रेवेन्यूज जो थे वो किसके पास गए? ब्रिटिशर्स के पास. तो उन्होंने क्या किया? यहाँ पे अपना रूल बनाया. अब लास्ट थर्ड लाइन देखो. व्हेन द सब्जुगेशन वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू काइंड ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल. जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल चेंजेस मतलब कि सब्जुगेट करता है अपने उसके लिए, किस तरह से? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल पे. तो वहाँ होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोलोनाइजेशन. ठीक है. यू विल however find that all classes of groups did not experience these changes in the same way. That is what book is called the past in the plural. अब यहाँ पे एक ही चेंज पे तो डिपेंड नहीं है हमारे मतलब हिस्ट्री. बहुत सारे वहाँ पे चेंजेस हुए, बहुत सारे ग्रुप्स में, बहुत सारे मतलब एक ही क्लास पे तो रहा है नहीं कि ब्रिटिश पर हुआ है. बहुत सारे ग्रुप हैं, मतलब कि अलग अलग क्लासेस के अलग अलग ग्रुप हैं और सबके अपने अलग अलग एक्सपीरियंस है. इसलिए हमारी बुक का नाम आवर पास्ट है, और पास्ट जो है वो प्लूरल है. ओके. अब हम यहाँ पढ़ते हैं. हाउ डू वी नो? व्हाट सोर्सेज हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री. अब किस तरह से हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चला? जो 250 साल पुरानी हिस्ट्री है उनके बारे में हमें किस तरह से पता चला? उनका सोर्सेज क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड. ठीक है. जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस रिकॉर्ड की चाहिए. अब यहाँ पढ़ते हैं, अभी डिटेल पता चलेगी. ठीक है. One important source is the official record of the British administration. The British believed that the act of writing was important. सबसे बड़ा सोर्स हमारा ये है कि ब्रिटिशर्स के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड थे वहाँ से हमें सब कुछ पता चलता है. जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड से, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो बिलीव करते थे राइटिंग पर, मतलब कि उनके लिए पेपर वर्क काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था. Every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation had to be clearly written up. जो भी उनके इंस्ट्रक्शंस होते थे, प्लान होते थे या पॉलिसी होते थे, डिसीजन होते थे या एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन होते थे, वे सब कुछ रिटन फॉर्म में उन्हें चाहिए होता था. वे सब कुछ रिटन फॉर्म में ही रखते थे. Once this was done,
थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड रिपीटेड। एक बार जो कुछ हो गया तो उस पर मतलब कि सब लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ते थे और उस पर डिबेट करते थे। दिस कन्वेंशन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स। इस तरह से ये सब कुछ उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर था कि मेमोज और नोट्स एंड रिपोर्ट बना के वो सब कुछ अपने ऑफिस में रखते थे। द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स needed to be carefully preserved, so they set up record rooms attached to all administrative institutions: the village tahsildar's office, the collectorate, the commissioner's office, the provincial secretariats and law courts all had their record rooms. Specialized institutions like archives and museum were also established to preserve important records. जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने इम्पोर्टेंट फाइल बना मतलब कि जो उनकी इम्पोर्टेंट फाइल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते थे, लेटर्स होते थे, वे सब कुछ अच्छे से संभाल के रखने के लिए उन्होंने रिकॉर्ड रूम बनाई। जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस थे हर ऑफिस में उन्होंने स्पेशल से अटैच्ड रिकॉर्ड रूम बनवाए। जैसे विलेज तहसीलदार का ऑफिस था तो कलेक्ट्रेट का या कमिश्नर का ऑफिस था या सेक्रेटरीट या लॉ कोर्ट था, वहाँ सब सारे ऑफिसेस में अटैच्ड एक रूम बनाया गया जहाँ पे सिर्फ पेपर रखे जाते थे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे जाते थे, रिपोर्ट रखे जाते थे, ठीक है, नोट्स रखे जाते थे। तो उसे ये लोगों ने रिकॉर्ड रूम का नाम दिया कि वो रिकॉर्ड रूम है। ओके, तो सभी ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, जितने भी ऑफिस थे उस टाइम पर उन सब में एक अटैच्ड रिकॉर्ड रूम्स बनाए गए। लेटर एंड मेमोज that moved from one branch of administration to another in the early years and 19th century can still be read in the archives. You can also study the notes and report that district official prepared or instruction and directives that were sent by official at the top to provincial administrations. लेटर और जो मेमोज भेजे जाते थे एक ब्रांच से सेकेंड ब्रांच में, वो भी एडमिन जो डिपार्टमेंट होता था वो सब लोग रिकॉर्ड रूम में ही अच्छे से रखते थे। एंड स्पेशली मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने आर्काइव्स एंड म्यूजियम बनवाए थे। आर्काइव मतलब कि जहाँ पर सब कुछ पुरानी चीज़ें रखी जाती है संभाल के, जो वहाँ के पुरानी सब कुछ संभाल के रखे जाते थे, जिन लेटर्स एंड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते थे। एंड म्यूजियम बनवाए गए, वहाँ पर सब कुछ संभाल के रखने के लिए उन्होंने आर्काइव्स एंड म्यूजियम बनवाया। In earlier year, the 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written in the calligraphist. That is, by those who specialize in art and beautiful writing. By the middle of 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as a proceeding of each government department. फिर 19th सेंचुरी में जो है कैलीग्राफिस्ट आ गए, मतलब जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती थी, वो सब कुछ एक बहुत ही अच्छे तरीके से उस सबको कॉपी करके और अच्छे से रिटन में रखा। और उसके बाद जब प्रिंटिंग कल्चर आया तो सभी चीज़ें प्रिंट हो गई। कब हुए थे? 19th सेंचुरी में। द नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया केम इनटू 1920। जो नेशनल आर्काइव बनाया गया 1920 में बनाया गया है, इम्पॉर्टेंट है। ये पिक्चर आप देखो, और पिक्चर में ये जो नेशनल आर्काइव है इंडिया का वो 1920 में बनाया गया था। ओके, दिल्ली में है। Surveys become important. The practice of surveying also became the common under the colonial administration. The British believed that the country had no properly known before it could be effective administrator. ब्रिटिश का ये मानना था, सर्विंग इम्पोर्टेंट हुआ तो ब्रिटिश का ये मानना था जब तक हम कंट्री के बारे में पूरा सब कुछ जानेंगे नहीं तब तक हम कंट्री को प्रॉपरली एक मतलब कि प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बना सकते। इसलिए उन्हें इंडिया के बारे में उन्हें सब कुछ A to Z नॉलेज होनी चाहिए।
By the early 19th century, detailed surveys were carried out of a map the entire country. In the village, revenues surveys were conducted. The effort was to know the topography, the soil quality, the flora, the fauna, the local histories, and the cropping pattern. All the facts seen as necessary to know about the administration, the region. From the end of the 19th century, census operations were held every 10 years. अब 19 सेंचुरी में मतलब सर्वे ब्रिटिशर्स के द्वारा सर्वे किया गया कि इस तरह से हमारे गांव में क्या होता है, गांव का कल्चर क्या होता है, एंड रेवेन्यू क्या है। एंड रेवेन्यू मतलब कि जो आते हैं, रेवेन्यू मतलब इट मीन इनकम, हाँ, जो इनकम होती है उस किस तरह से होती है उस पर उन्होंने सर्वे कंडक्ट किया और उसका नाम दिया टोपोग्राफी। ओके, एंड उन्हें यहाँ तक कि ये भी जानना था कि कहाँ पे किस तरह की मिट्टी होती है, जो मिट्टी की क्वालिटी होती है, फ्लोरा एंड फौना, ये मिट्टी की क्वालिटी है। ठीक है, ये वहाँ की लोकल हिस्ट्रीज के बारे में जानना, सब कुछ उन्हें जानना था। फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशन, और जब 19th सेंचुरी मतलब लास्ट 19th सेंचुरी के लास्ट में उन्होंने ब्रिटिशर्स ने सेंसस वो स्टार्ट किया, सेंसस जनगणना। ठीक है, हर मतलब कि प्रत्येक एवरी 10 ईयर में जनगणना होगी, सेंसस होगा। ओके, These prepare detailed record the number of the people in all provinces of India. इस सेंसस में क्या होता है कि उसमें पूरा डिटेल होता है, पूरा रिकॉर्ड मतलब फैमिली रिकॉर्ड होता है एक एक मेंबर का इंडिया के बारे में। इंडिया में एक एक मेंबर का रिकॉर्ड होता है सेंसस में। ओके, nothing information of caste, religious, occupation. There were many other surveys: botanical surveys, zoological surveys, archaeological surveys, anthropological surveys and फॉरेस्ट सर्वेज। अब उसके बाद ये तो लोगों का हो गया, मिट्टियों का हो गया। अब इनको ये पता करना था बोटेनिकल सर्वेज मतलब हर्ब्स के बारे में पता करना था। बोटेनिकल सर्वेज मतलब कि वहाँ पे किस किस पेड़ों मतलब कि पेड़ों के बारे में जब सब कुछ होता है तो वहाँ पे उन्हें बोटेनिकल सर्वेस करना था। जो छोटे छोटे जड़ी बूटियाँ होती हैं वो सब कुछ बोटेनिकल सर्वे में आते हैं, तो बोटेनिकल सर्वेस उन्हें करना था। एंड जूलॉजिकल सर्वेस करना था, आर्कियोलॉजिकल की खुद मतलब कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता करना था उन्हें सब कुछ। तो एंड फॉरेस्ट सर्वेज उन्हें करना था। तो सारी डिटेल उन्हें जानना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उन्हें इंडिया पे रूल करना था। तो उनका ये मानना था कि हर एक चीज़ उन्हें इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। अब फिगर नंबर 5A में आप देखो, कस्टर्ड एप्पल का प्लांट है। 1770s बोटेनिकल गार्डन एंड नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम मतलब बनाया गया था। जो बोटेनिकल गार्डन एंड नेशनल म्यूजियम हिस्ट्रियम बनाया गया था, म्यूजियम की स्थापना की गई थी। कब किया गया था? 1770s में। ओके, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। अब ऐसे क्या चीज़ होते हैं जो मतलब कि जो हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड से नहीं मिलता। तो जो हमने ऊपर अभी सारी चीज़ें पढ़ी है हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड से नहीं मिलता। अब हम आगे डिटेल देखते हैं। ठीक है, फ्रॉम द वास्ट corpus of record we can get to know lot, but we must remember that these of official records they tell us the official thought. They were interested in what they wish to preserve the prosperity. The record do not always help us understand the other people in the country felt and what lay behind their actions. हमें लोगों के बारे में ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं पता चलता कि मतलब किस तरह से लोगों का क्या करना होता है। what we need to look every elsewhere. When we begin to search for these other sources we find in the plenty through the more difficult to get than official records. We have diaries of people, account of pilgrims and travelers, autobiographies of important personalities and popular booklets and that were sold in the local bazaars. अब इंडिया के बारे में जो बहुत सारी चीज़ें जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं होती वो चीज़ें हमें कैसे पता चली कि जो मतलब कि बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होते हैं ना ऑफिशियल रिकॉर्ड में हमें नहीं मिले, तो वो हमें कहाँ मिले। जैसे लोगों की जो बहुत लोगों को क्या होता है डायरी लिखने का शौक़ होता है।
काफ़ी लोगों को डायरी लिखने का शौक होता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन की जाती है। तो उस डायरी से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चला। जो तीर्थयात्री होते हैं उनके अकाउंट से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चला। जो ट्रैवलर्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उनके बारे से हमें बहुत पता चला उस रिकॉर्ड से। एंड लोगों की ऑटोबायोग्राफीज जो थी उन मतलब कि वहाँ से हमें बहुत सारी हिस्ट्री पता चली है। बहुत सारे ऐसे मतलब कि पर्सनालिटीज़ होते हैं जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, तो वहाँ से हमें बहुत सारी हिस्ट्री पता चली। एंड पॉपुलर जो बुकलेट जो लोकल बाजार में मतलब कि बुक्स बिकते थे, वहाँ से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली। एज अ प्रिंटिंग स्प्रेड न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड एंड इश्यूज वर debated in public. Leaders and reformers wrote to spread their ideas. Poets and novelists wrote to express their feelings. On other information हमें बहुत सारी information कहाँ से मिली? जो न्यूज़पेपर मतलब कि न्यूज़पेपर आते थे उनमें जो पब्लिक की डिबेट होती थी उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती थी। एंड जो पोएट्स नॉवलिस्ट उपन्यासकार होते थे, नॉवलिस्ट मतलब उपन्यासकार, पोएट्स तो मतलब कि तो वो मतलब कुछ अपनी फीलिंग्स जो लिखते थे, वहाँ से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चली। एंड जो लीडर्स होते थे एंड कुछ लोग ऐसे होते जो अपने आइडियाज़ शेयर करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हमें न्यूज़पेपर में मिली। ऑल दीज सोर्सेस however were produced by those who were literate. From these we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribals and the peasant, the workers and the minds of the poor on the street. Getting to know all lives and more difficult था। अब जो यहाँ पे किसान लोग थे उनकी हिस्ट्री के बारे में तो हमें पता नहीं चल पाया। ये सबसे बड़ा टास्क था कि उनके बारे में हमें डिटेल कैसे पता चले। Yet this can be done if we make a little bit of effort. When you read this book, Shita, how is the can be done? अब तो इसके लिए तो हमें बुक पढ़ना पड़ेगा, तो हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो ये सारी डिटेल के लिए हमें आगे बुक पढ़ना पड़ेगा। तो धीमे धीमे हमें ये सारी डिटेल हमें पता चलेगी जो सारी ये बुक में है। नाउ आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है एंड इसके साथ में इस फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आप लोग नोट कर लेना। ओके, अब इसमें ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट, जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। नहीं, ये फर्स्ट हमारा फॉल्स है। ओके, क्योंकि उन्होंने हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश में किया था, क्रिश्चियन में नहीं किया था। बी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। अब ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें ये बताते हैं कि लोग मतलब कि कंट्री के लोग क्या सोचते हैं, नहीं, ये भी फॉल्स है। ओके, द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इम्पॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश ने मतलब कि ब्रिटिश की सोच या थी कि जो सर्वे इंडिया का इम्पॉर्टेंट है ऑफिसर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अपने इंडिया पे जो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें बनाना है, तो उसके लिए क्या सर्वे उनकी सोच थी कि ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, तो ये ट्रू है, तभी तो उन्होंने सर्वे कराया था। ओके, आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है। क्वेश्चन आंसर इसके साथ में आप लोग नोट कर लेना।